देख रहे हैं वसई सत्ता, एक निष्पक्ष आवाज। वसई सत्ता की ओर से सभी दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर। वसई सत्ता में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम विशेष बहस लेके आए हैं जिसका नाम है कौन देगा जवाब, पूछता है वसई विराट। इसमें हम आज उठा रहे हैं अवैध निर्माण का मुद्दा, जिसने कि 25 साल से वसई को खोखला और बर्बाद कर दिया है, ग्रीन वसई को कंक्रीट का जंगल बना दिया है। इसी चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ कई जाने माने लोग हैं। तो सबसे पहले अस्थाना जी हैं, जो कि एक पत्रकार भी हैं और बीजेपी के कट्टर समर्थक है। उनकी वाइफ भी 2 बार नगर सेविका रह चुकी है। इसके साथ ही हैं अनिल चौहान, जो कि शिवसेना से आते हैं, एक एडवोकेट हैं और वो शिवसेना के इस समय उप तालुका प्रमुख हैं। इसके साथ ही मंच से संजय मेहरा हैं। इसके साथ ही सुशील द्विवेदी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, वो भी इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। इनके अलावा एक सोशल वर्कर जो कि आज चर्चा का विषय बने रहते हैं, जिनका नाम है स्वप्निल तिकोना, वो भी इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। सभी अपने अपने तरीके से बताएंगे कि आखिर ये अवैध निर्माण क्यों हो रहे हैं और क्यों इसको नहीं रोक पा रहे हैं। तो सबसे पहले इन सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूँ और चर्चा शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि इस चर्चा से हमारा निजी किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी से बैर नहीं है। हम चाहते हैं वसई विराट का विकास हो। सबसे पहले जो आपने बताया 25 साल से, ये 25 नहीं, मुझे यहाँ आकर के 35 साल हो गए। मैं तो 35 वर्षों से देख रहा हूँ अवैध निर्माण, और अवैध निर्माण का जिम्मेदार कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। जो शासन कुशासन और जिसकी सत्ता है, जिनका सहयोग दिया है ऐसे लोगों को, वो लोग करते हैं निर्माण। जो मेन मालिक कौन होता है, जो संरक्षण देते हैं, वो संरक्षण दिया तो उन्होंने बनाया। लेकिन विपक्ष का भी तो जवाबदेही बनती है ना कि वो इस तरह की चीजों को रोके। विपक्ष का जो विपक्ष की जो ताकत है वो लिमिट है। सत्ता के ऊपर नहीं जा सकते, सत्ता के नीचे होकर खाली चिल्ला सकते हैं विपक्ष, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मतलब आपका कहने मतलब यहाँ उनका एक छत्र राज चलता है, वो जो करते हैं वो कर रहे हैं। आप विपक्ष उसमें कुछ नहीं कर सकता, मीडिया कुछ नहीं कर सकता, सिवाय कानून कुछ नहीं कर सकता, सिवाय चिल्लाने का, सिवाय चिल्लाने। चाहे आप सड़क पर चिल्लाए, चाहे संसद में चिल्लाए, चिल्ला ही सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। सुशील जी, आपका क्या बोलना है इस पर जो चल रहा है अवैध निर्माण का सिलसिला? अवैध निर्माण के बारे में बात करने से पहले वैध क्या है वो समझना पड़ेगा कि कोई भी एरिया में अगर कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो कंस्ट्रक्शन को प्लान करने के लिए या उस एरिया को प्लान करने के लिए उस एरिया में क्या कंस्ट्रक्शन कैसे होना चाहिए, कितने एरिया में होना चाहिए, उसके लिए एक टाउन प्लानिंग होता है। हर म्यूनसिपैलिटी में, महानगर पालिका में एक टाउन प्लानिंग बॉडी होता है जो ये डिसाइड करता है कि एरिया कैसे डेवलप होगा। नहीं, वो सब तो हो गया, मैं बताता हूँ। तो ये लीगैलिटी को समझना पहले पड़ेगा। तो वो जो तय करते हैं कि हाँ भाई ये रेजिडेंशियल है या ये कमर्शियल है या ये इंडस्ट्रियल है, उस हिसाब से वहाँ कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो आज हम जो बात कर रहे हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन की, आप शायद एक छोटे छोटे जो चाली बोलते हैं या लोड बेरिंग बोलते हैं, सर नाला सोपारा ईस्ट में आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हाईवे तक पूरा अवैध निर्माण ही है, तो पूरी चाली है, लोड बेरिंग है। तो अवैध निर्माण आप छोटे इतनी बड़ी चीज बन गई और किसी ने देखा नहीं, छोटे कंस्ट्रक्शन को अवैध निर्माण बोल रहे हैं। पर मैं तो बोलूँगा कि जो जोन चेंज करके बड़े लोग बड़े लेवल पे कर रहे हैं वो भी अवैध है, उसको भी रोकना पड़ेगा। आज उसके वजह से आज पूरा वसई काफ़ी सालों से फ्लडिंग हो रहा है, और उसके लिए हम इतना एक IIT हायर करके हमने एक रिपोर्ट बनवाया कि यहाँ पे फ्लडिंग क्यों हो रहा है। तो हमें समझना पड़ेगा कि वसई का एक लिमिट होता है। पहले तो वसई में कंस्ट्रक्शन का और यहाँ के लोग, यहाँ लोगों को बसाने, मुद्दा हमारा सिर्फ ये है कि अवैध निर्माण का जिम्मेदार कौन है। वही मैं बता रहा हूँ। तो जिम्मेदार पहले तो ये सारे अवैध ही हैं, और ये सारे अवैध निर्माण तब हो पाते हैं जब यहाँ की सत्ता पक्ष में बैठे लोग इसको श्रेय देते हैं, इसको ताकत देते हैं, और इन्हीं के नगर सेवक हैं, इन्हीं के लोग हैं जो ये सब होने देते हैं। और पुलिस प्रशासन जो लॉ एनफोर्स करना चाहिए, टाउन प्लानिंग जो हुआ है उसके हिसाब से नहीं हो रहा है, तो लॉ एनफोर्स करने का जो जिम्मेदारी जिसकी है वो भी इसमें मिले हुए हैं, वो भी पैसा खाते हैं। आज कोई भी लोड बेरिंग या चाली में जाके आप पूछेंगे तो वहाँ पे पुलिस भी पैसा लेके गई है, कॉर्पोरेटर भी लेके गए हैं। तो हर आदमी इस सिस्टम का हिस्सा है। तो किस किस को आप ब्लेम करेंगे? और ये पूरा सिस्टम ही करप्ट हो चुका है। तो पूरा सिस्टम को ओवरऑल करने की जरूरत है। आज युवा पीढ़ी आ गई है, सब जगह बदलाव हो गया, डिजिटल हो गया, तो आपको नहीं लगता कि अब कम से कम आप कोशिश करनी चाहिए कि अवैध निर्माण रुके? नहीं, रोका जाए उसे। युवा पीढ़ी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इसमें, और लोगों को खुद सोचना पड़ेगा कि हम नेचर के साथ आज डिस्टर्बेंस, नेचर को डिस्टर्ब किए तो हमारे खुद की जिंदगी इसमें खतरे में पड़ सकती है। और वही हो गया वसई में।
और वसई में ये हम अब रोक नहीं पाएंगे। जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो पानी को जाने का कहीं जगह रास्ता नहीं बच गया है, तो उसमें हम हर साल पानी में डूबेंगे, अगले साल खतरा और बढ़ता जाएगा। तो हमें ये सोचना है कि हमें सिस्टम सुधारना है या हमें पानी में डूबना है। मतलब सिर्फ सोचना ही है, तो सोचना है और काम करना है। सत्ता पक्ष में जो है उनको भी सोचना है, और हम विपक्ष में आज आम आदमी पार्टी हम अभी बस यहाँ पे ये होने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार इलेक्शन हम लड़ेंगे, काफ़ी अच्छे सीट्स पे लड़ेंगे, और हम अपने तरफ से जो होगा हम करेंगे, हम अपना आवाज़ ज़रूर उठाएंगे इस मुद्दे पे। तो आप बताइए इस पर, ये आपका क्या मत है इस पर? अवैध निर्माण ये तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ने जो अवैध निर्माण के खिलाफ जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस निकाले हैं, शासन निर्णय निकाले हैं, उसमें साफ तरीके से बताया गया है 6 स्टेप से। उसमें अगर अवैध निर्माण होता है तो महानगर पालिका को अपना एक पथक बनाना है और उनके खुद के वार्ड में, एरियाज में घूमते रहेगा और जिधर अनधिकृत अवैध बांधकाम हो रहा है उसके ऊपर नजर रखेंगे, और उसकी एंट्री महानगर पालिका के एक रजिस्टर रहता है, वो रजिस्टर में करेगी। फिर हर प्रभाग समिति का जो सह आयुक्त जो उधर अपॉइंट किया गया है, वो रजिस्टर में चेक करके दूसरे ही दिन उसको 3 दिन की एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें वो उनको पेपर सबमिट करने के लिए बोलेगा कि आपका बांधकाम जो है वो लीगल है या इलीगल है, उसके डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। अगर इलीगल रहता है तो उसके तुरंत 3 दिन बाद उनको MRTP अंतर्गत 30 दिन का नोटिस दिया जाता है। अभी ये सब जो है वो शासन निर्णय में है, ये हम सामान्य जनता, तो इसका मतलब हम ये समझ लें कि सत्ता पक्ष ही इसका जिम्मेदार है। लेकिन अगर कायदे से जाएंगे तो इसका मतलब हम ये समझ लें कि सत्ता पक्ष ही इसका जिम्मेदार है। सवाल उठाए जाते हैं कि वो भी सेटिंग करके अपना, यहाँ पे पत्रकारों पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि वो भी सेटिंग करके अपना जिम्मेदारी का क्या भूल जाते हैं। इस बारे में, इस पर आप क्या कहेंगे? जो अवैध है वो खुद नहीं गिरा है। संजय मेहरा जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? वो अवैध निर्माण तोड़ेगी। अनिल जी, आप क्या समझते हैं कि वाकई जो जमीन मालिक है वो भी इस चीज का जिम्मेदार है? क्या होता अनिल जी, है, आप क्या समझते हैं कि वाकई जो जमीन मालिक है वो भी इस चीज का जिम्मेदार है? जबकि लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो शासन निर्णय में साफ साफ लिखा गया है कि महानगर पालिका जब भी MRTP नोटिस इलीगल कंस्ट्रक्शन को देती है तो महानगर पालिका का जो विधि डिपार्टमेंट है, विधि विभाग है, उनको जाके कोर्ट में कैवेट दाखिल करना है। ये भी शासन निर्णय में लिखा है, और कैवेट दाखिल करने के बाद तो सामने वाला जो अवैध निर्माण करने वाला है वो स्टे ले नहीं पाएगा। तो इसका मतलब उसको स्टे मिलेगा ही नहीं। लेकिन आज तक इतने सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुए, उसमें महानगर पालिका के विधि विभाग ने कितने अवैध निर्माणों के ऊपर अपने जो सेशन कोर्ट है, अपने जो लोकल कोर्ट है, उसके अंदर कैवेट दाखिल किए हैं, 1 या 2 मुश्किल से। लेकिन आप अगर देखने को जाएंगे तो हर प्रभाग समिति के 500 के ऊपर MRTP की नोटिस दी गई है, और अगर MRTP नोटिस देने के बाद 30 दिन के अंदर उनको वो इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर तोड़ना है तो वो तोड़ा क्यों नहीं जाता है? क्योंकि महानगर पालिका में बैठे हुए जो अधिकारी है वो पैसे लेके भ्रष्टाचार करके उधर सेटलमेंट करते हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन करने वाले जो अवैध निर्माण करता है उनसे। उसके बाद जो हमारे द्वैध निबंधक है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, उसके अंदर भी महानगर पालिका को उनके जो अधिकारी है उन्होंने जाके एक इंटीमेशन देना है कि ये कंस्ट्रक्शन ये जगह पे इलीगल है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास अगर कोई आता है तो वो रजिस्ट्रेशन ना किया जाए। लेकिन इसके ऑपोजिट होता है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग में जो फ्लैट्स रहते हैं उसका भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन महानगर पालिका की गलती की वजह से होता है, क्योंकि GR में कहा गया है कि महानगर पालिका ने जो रजिस्ट्रार रहते हैं उनको नोटिस देके ये बताना है कि ये सर्वे नंबर पे ये जगह पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो इलीगल है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। और सबसे लास्ट वाला मुद्दा जो है वो शासन निर्णय में दिया गया है, उसमें लिखा गया है साफ तरीके से, अगर ये 6 पॉइंट्स के ऊपर महानगर पालिका इनका फॉलोअप नहीं करती है इलीगल कंस्ट्रक्शन के पीछे, तो ये जो अधिकारी जो महानगर पालिका में बैठे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर वो सहायुक्त हो, अतिरिक्त आयुक्त हो, उपायुक्त हो। अभी ये GR में बताता हूं आपको कभी आया था, ये GR आया था 3 मई 2018 को आया था, और 3 मई 2018 के GR में 2 मार्च 2009 के GR का रेफरेंस दिया है, जिसमें ये जो अधिकारी इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं उनके ऊपर कैसे कार्रवाई होनी चाहिए, उसको शिस्तभंग की कार्रवाई बोलते हैं।
तो इनके ऊपर वो सब दिया गया है, लेकिन ये जो महानगर पालिका में बैठे हुए हैं ये अपना काम करते नहीं है। इसकी वजह से इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। ये अपना काम क्यों नहीं करते? क्योंकि उधर बात आती है अभी सत्ताधारी और विरोधी पक्ष की, क्योंकि किधर ना किधर सत्ताधारी पक्ष को भी मानता है कि उनके वार्ड में, उनके जो नगर सेवक है, उनके वार्ड में जो बांधकाम हो रहा है उनको संरक्षण मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है, तोड़ दिया जाता है, तो उधर के वोट्स उनको मिलते नहीं है। तो इसकी वजह से सत्ताधारी पक्ष जाती है, आयुक्त के पास बैठती है, आयुक्त को बोलती है कि ये हमारा नगर सेवक का एरिया है, आप इधर कार्रवाई मत करो। जबकि उनको अपना काम क्या करना है, एमआरटीपी नोटिस देने के बाद 30 दिन में वो डिमोलिशन करना है। वो करते नहीं है। अभी अगर वो करते नहीं है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको पता है जो आरटीआई कार्यकर्ता है, वो लोग जब भी आरटीआई डालते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, मैं आरटीआई कार्यकर्ता नहीं हूँ और मैं उनकी साइड भी नहीं ले रहा हूँ, कि ये सेटलमेंट करने वाले हैं। ये सेटलमेंट करने वाले कैसे? उधर सवाल आता ही नहीं है। अगर आरटीआई कार्यकर्ता ने पेपर निकाले है, कंप्लेंट दी है, तो महानगर पालिका के अधिकारियों का क्या काम होता है कि उनको तोड़ना है इलीगल कंस्ट्रक्शन। वो तोड़ते नहीं है, इसके लिए आरटीआई कार्यकर्ता उधर जाके सेटलमेंट कर रहा है। अगर उन्होंने तोड़ दी इलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग तो सेटलमेंट का सवाल ही नहीं आता है उधर। तो मैं सीधा जो है यहाँ पे अधिकारी जिम्मेदार हैं सबसे पहले नंबर पे, और कानून व्यवस्था भी ऐसी है जो कोई भी कार्रवाई नहीं करती। आपका मतलब यही? सर देखो, इलीगल कंस्ट्रक्शन का मुद्दा है तो मैं इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर बोलूंगा। अभी इलीगल कंस्ट्रक्शन, अवैध बांधकाम जो है उसको पुलिस वाले कैसे सपोर्ट करते हैं ये भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन हमारा मुद्दा आज का वो नहीं है। हमारा मुद्दा अवैध निर्माण है। अवैध निर्माण को जो सपोर्ट कर रहा है, देखो इसमें अगर सत्ताधारी पक्ष भी अगर चाहे तो उनके बोलने के बाद भी महानगर पालिका के आयुक्त कार्रवाई कर सकते हैं। महानगर पालिका के क्यों नहीं करते? मतलब क्या मजबूरी है उनकी? वो पैसा देखते हैं या डर देखते हैं? हो है उनको? सर देखो, एक बात तो ये होती है, जो सत्ताधारी है, विरोधी पक्ष है, मेरे लिए तो मैं किसी पक्ष से बिलोंग नहीं करता हूं, तो मेरे लिए सब सेम है। दूसरी बात, आज कोई सत्ता में है, कल कोई और रहेगा, परसों कोई और रहेगा, लेकिन ये अवैध निर्माण चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कोई दूसरा आएगा तो अवैध निर्माण बंद हो जाएंगे। तीसरी बात ये है कि अगर ये अवैध निर्माण हो रहे हैं तो अगर मैं सत्ताधारी पक्ष का मंत्री हूँ तो मैं क्या करता हूँ, सांसद में ये बात निकालता हूँ कि इधर ऐसा है, उधर अवैध निर्माण हो रहे हैं। फिर मैं सांसद में क्या करता हूँ, मैं सांसद में या मंत्रालय में बात करके उधर के आईएएस अधिकारी जो आयुक्त है उनकी बदली करवा देता हूँ। तो वो बदली की डर से उनका ट्रांसफर कोई ऐसे जगह पे ना हो जाए कि जिधर उनको पैसे कमाने को मिलेगा नहीं, इसके लिए वो डरते हैं। मेरा तो सीधा सीधा आरोप है कि आईएएस ऑफिसर हो आप एक आईएएस ऑफिसर की कुर्सी पे बैठे हो, आयुक्त की कुर्सी पे बैठे हो, कमिश्नर की कुर्सी पे बैठे हो, अगर आप अपना काम शासन निर्णय के हिसाब से या सरकार ने जो कायदा बनाया है, जो कायदा बनता है उसके हिसाब से अगर नहीं करते और किसी के दबाव में आके आप अगर अपना डिसीजन बदलते हो तो आप भी गुनहगार हो। मतलब ये आपका मतलब जो पूरा है कि ये चलते रहेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा? नहीं सर, मैं रोक रहा हूँ। मैंने बहुत सारे काम रोके हैं, मैंने बहुत सारे काम तोड़ने को भी लगाए हैं, ऐसा नहीं है। मैंने, अगर आप देखोगे तो मैंने एसपी गौरव सिंह, इसके पहले के जो आयुक्त थे लोखंडे, सतीश लोखंडे, पीजी पवार और अभी जो आए गंगाधरन डी, इनके ऊपर गुना दाखिल करने के लिए दिया है। और अवैध निर्माण की जो मैंने कंप्लेंट की थी मंत्रालय में, मंत्रालय से महानगर पालिका के आयुक्त को 15 दिन के अंदर अहवाल सादर करने का था, वो उन्होंने किया नहीं। आज 1 साल हो गया। तो मंत्रालय में बैठे सचिव, उनके ऊपर भी मैंने गुना दाखिल करने के लिए दिया और उसका केस मेरा लोकायुक्त के पास चालू है। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक्शन नहीं ले रहा हूँ, मैं कायदे से लड़ता हूँ और कायदे से एक्शन लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं थक गया हूँ, मुझे लड़ना नहीं है क्योंकि ये सब भ्रष्टाचारी है, पैसे खाते उधर पूरा पॉलिटिक्स चल रहा है, ऐसा नहीं है। कायदा बहुत बड़ी चीज है सर, और शासन ने मेरे को जो एक क्या बोलते हैं हथियार जो दिया है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, और संविधान ने मुझे पूरी जिम्मेदारी दी है कि जो भारत देश में मैं रहता हूँ उसको संभालने की जिम्मेदारी जो है वो मेरी है। डर है, इसके लिए मैं संविधान को बदल दूं क्या? संविधान में क्या लिखा है? अगर मेरे आंख के सामने गलत काम हो रहा है तो मुझे उसके खिलाफ आवाज उठानी है, और अगर मैं नहीं उठाता हूँ तो इसका मतलब मैं भी गुनहगार हूँ, मेरे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मेरे को गुनहगार नहीं बनना है, मेरे को आवाज उठानी है और मैं उठाऊंगा आवाज। इधर गलत हो रहा है, आवाज उठाऊंगा।
के अंदर तोड़ने का ऑर्डर निकाला है, अपील लेके तोड़ने का ऑर्डर निकाला है, उसके ऊपर ना ही स्टे है, ना ही किसी सरकार ने या कोर्ट ने पाबंदी दी है, पाबंदी लगाई है। लेकिन फिर भी आयुक्त 1 साल से तोड़ नहीं रहे। अभी ये आयुक्त तो अभी आए, लेकिन तोड़ने का ऑर्डर होने के बाद भी ये लोग अगर तोड़ नहीं रहे तो इसका मतलब ये लोग ने पैसे खाए और भ्रष्टाचार उधर चल रहा है। तो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर मैं भ्रष्टाचार करता हूं तो मेरे ऊपर जल्दी से कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि मैं सामान्य नागरिक। क्या रीजन है कि नहीं हो पा रही कार्रवाई? सर सब मंत्री लोग और ये सब मिले हुए हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं लड़ना छोड़ दूं। अनिल जी, शिवसेना से आप आते हैं, तो आपका क्या राय है कि क्या वजह है, कौन जिम्मेदार है इसमें? जिम्मेदार आपको पहले समझना पड़ेगा कि महानगर पालिका सिस्टम काम कैसा करती है। 2009 में जब महानगर पालिका की स्थापना हुई, उसके पहले वहां तक सिडको प्राधिकरण था। उसके बाद महानगर पालिका की टाउन प्लानिंग आई। अगर आप 2009 से पहले जाओगे तो अनधिकृत जितने भी बांधकाम थे उनकी मात्रा बहुत कम थी, बहुत कम थी इन द सेंस बहुत रेयरली आपको, जैसे आप संतोष भवन जा रहे हो, संतोष भवन में खेती होती थी, आप हाईवे की बात कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा हमारा जन्म ही यही है, हमने देखा है, हमारे दोस्तों के खेतियों में हम गए, आज जब यहाँ बैठे हो ये भी एक खेत था, वो भी हमने देखा। तो 2009 से पहले यहाँ पे इतने अवैध बांधकाम नहीं थे, थोड़े बहुत जो चॉल सिस्टम की जो काम होते थे वही होते थे, क्योंकि सिडको अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहा था। जब सिडको को कोई कंप्लेंट प्राप्त होती थी तो सिडको तुरंत जाके उसको तोड़ देता था। ये देखा गया है और ये हमने अपने आंखों से देखा है। जब 2009 के बाद यहाँ पे जब टाउन प्लानिंग आई, महानगर पालिका बनी और टाउन प्लानिंग बनी, तब से अवैध निर्माण जो है वो एकदम धड़ाले से बढ़ता गया और वो इतना हो गया कि वो ऐसा भस्मासुर हो गया कि जिसने पूरा वसई विरार निगल लिया। जैसे कि आप नाला सोपारा की बात कर रहे हो, नाला सोपारा में धारावी से बड़ी झोपड़पट्टी नाला सोपारा में तैयार हो रही है। वहाँ पे आप संतोष भवन ले लो, धानियो बाग ले लो, अलकापुरी ले लो, आप नागिनदास पाड़ा ले लो या कारगिल नगर ले लो, या बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे अनधिकृत बांधकाम हुए हैं। तो इसको रोकने की जिम्मेदारी विपक्ष को भी रहती है। तो विपक्ष की क्या भूमिका नहीं निभाई? विपक्ष है कहाँ यहाँ पे? तो आप भी मानते हैं विपक्ष नहीं है? पहली बात तो ये है, ये 115 नगर सेवक में से अगर 109 नगर सेवक सत्ताधारी बहुजन विकास आघाड़ी के होंगे तो वो 6 नगर सेवक जो है विपक्ष के, उनकी आवाज कितनी चलेगी? क्योंकि यहाँ पे आप भी मानते हो डेमोक्रेसी है, यहाँ पे जिसकी ज्यादा संख्या उसका वहाँ पे फरमान चलता है। आज महानगर पालिका की स्थिति ऐसी है, जो सत्ताधारी बहुजन विकास आघाड़ी बोलेंगे वही होगा। और जो ये अनधिकृत बांधकाम हुए इसका भी तो आप ये देखो कि यहाँ पे अनधिकृत बांधकाम करने वाले कौन है। सबसे पहला नाम आपको सीताराम गुप्ता का आएगा। सीताराम गुप्ता ने इस अनधिकृत बांधकाम की शुरुआत की थी और आज वो ऐसे मुकाम पे, वो बोलते हैं अनधिकृत बांधकाम के बादशाह बन के बैठे हैं। जैसे कि आज जब यहाँ पे आप, जहाँ आपका घर है बगल में 100-200 मीटर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे डंपिंग का 30 एकड़ का रिजर्व प्लॉट है। उस पूरे 30 एकड़ को हथिया के वो फेक दस्तावेज बना के वहाँ पे बहुत सारी ढेर सारी बिल्डिंगें किसने बनाई? सीताराम गुप्ता ने बने। आज संतोष भवन में जा रहे हो, संतोष भवन जो बहुत बड़ी झोपड़पट्टी बन गई है उसमें बनाने का काम किसने किया है? सीताराम गुप्ता ने। और किसके नगर सेवक है? बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक है। आज मैं कंप्लेंट करूं या सुशील जी करे या और कोई करे, आज सत्ता में केंद्र में भले बीजेपी बैठी है, यहाँ पे राज्य में सेना की सरकार है, बट यहाँ पे जो है बहुजन विकास आघाड़ी इतनी ताकतवर है कि ये अपने 109 नगर सेवक के बलबूते पे पूरे वसई विरार पे राज करती है और एक तीसरी दुनिया बन चुकी है वसई विरार। मतलब इनके रहते हुए यह अवैध निर्माण चलता रहेगा। जब तक बहुजन विकास आघाड़ी की सरकार है तब तक ये चलता रहेगा और इसी अनधिकृत काम पे इस पे कार्रवाई नहीं होगी और ये इनके ही नगर सेवकों के अनधिकृत काम है। महाराष्ट्र में और इनको संरक्षण देने का भी काम बहुजन विकास आघाड़ी कर रही है। लेकिन अभी महाराष्ट्र में आपकी भी सरकार है, तो आप कुछ इस लेवल पे प्रयत्न कर रहे हैं? देखिए अभी सरकार बनने हुए 1 साल हो गया, उसमें तो 6 महीने 8 महीने तो ये सब कोविड के, 8 से ज्यादा महीने कोविड के चले गए। अभी यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता है जो जिन्होंने हाईकोर्ट में गए हैं, कोर्ट में गए हैं और लड़ रहे। देखिए कैसे एक बार बिल्डिंग बन जाती है उसको फिर तोड़ना, उनको बेघर करना, ये बहुत बड़ा टास्क है, हो नहीं सकता है। और अभी जो इसके पहले की गवर्नमेंट थी या उसके पहले की गवर्नमेंट थी, वो 10 साल के शासन में जो अनधिकृत काम यहाँ वसई विरार में हुए हैं वो पूरी तरह से बहुजन विकास आघाड़ी के संरक्षण में हुए। आज टाउन प्लानिंग में जो आपने डेप्यूटी कमिश्नर, ये संचालक ना डेप्यूटी डायरेक्टर बिठाया हुआ है रेड्डी, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, वो सस्पेंड थे, उनको एंटी करप्शन में पकड़ा था। अगर ऐसा आदमी आप टाउन प्लानिंग में डायरेक्टर करके बिठा के रखा है आपने, तो आप सोचिए कि वसई विरार का हाल क्या होगा।
चलो अभी तक मैं मान लेता हुआ, लेकिन अभी जस्ट आपके एवरशहर में ही, आप एवरशहर से बिलोंग करते हैं, उसके बिल्कुल पीछे मेरे को लगता है सैकड़ों चालियां बन रही हैं, रोज चालू है काम। मैं वही कह रहा तो हूँ अब तो आपको रुकना चाहिए नहीं। देखो विपक्ष, अब जाओगे महानगर पालिका में जाओगे, विपक्ष को हो या कार्य सोशल वर्कर हो या माहिती अधिकार कार्यकर्ता हो या और कोई हो, इनके ढेरों सारे अर्जियां आपको मिलेंगी। देखो यहाँ पे जो प्रशासन है, प्रशासन का काम है उसके ऊपर कार्रवाई करना, लेकिन यहाँ पे जो प्रशासन है, जैसे कि मैंने कहा टाउन प्लानिंग का डिप्यूटी डायरेक्टर ही अगर आपने भ्रष्ट बिठा के रखा है तो उनके जो नीचे अधिकारी है वो क्या काम करेंगे। आप यहाँ पे सहायक आयुक्त की बात कर रहे हो, जो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट होते हैं, वहां पे 9वीं और 10वीं पास लोग आपने उस पर बिठा के रखे, ठीक है। अपना अपना जो आप देखोगे कि जो सिपाही था, लिपिक था, उसको आपने असिस्टेंट कमिश्नर बना के रखा है, वो क्या कार्रवाई करेगा। और जब भी कोई कार्रवाई करने जाता है, मैं बहुत सारे असिस्टेंट कमिश्नर से मिलता हूँ, वो कहते हैं हम बिना नाखून के और बिना दांत के शेर है। हम कभी भी कार्रवाई करने जाते हैं तो ऊपर से हमारा आमदार साहब का फोन आ जाता है, हमारे नगर सेवक का फोन आ जाता है कि हमारा काम है, इस पे कार्रवाई नहीं करना है। यहाँ पे फुल्ली गुंडागर्दी है और इस गुंडागर्दी के वजह से ये अनाधिकृत बांधकाम बढ़े हुए। अब आप नाला सुपरा और विरार की जो हालत है वो अभी वसई की नहीं है, बट अगर ये ऐसे ही चलता रहा, बहुजन विकास आघाड़ी और आती रही, तो वसई का जो हरित पट्टा है वो नष्ट होने से कोई बचाएगा नहीं, कोई बचा नहीं सकता। तो वहां पे जो है, वहां पे आपको यहाँ पे अगर अनधिकृत बांधकाम रोकने, अनधिकृत काम रखने, तो यहाँ पे सत्ता परिवर्तन सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। इस चर्चा का दूसरा भाग देखना ना भूलें सोमवार रात 8 बजे 4 जनवरी को। इसी तरह की चर्चा, डिबेट देखने के लिए देखते रहिए वसई सत्ता, और आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हैप्पी न्यू ईयर, सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।